पांचवें चरण के चुनाव से पहले कितने बदले हैं मुद्दे, कितना बदला है चुनाव, किन अहम सीटों पर होने वाली है वोटिंग, देश का मिजाज इस समय किस तरीके का लग रहा है, कैसी है तैयारी हर राजनीतिक पार्टी की पांचवें चरण से पहले। लखनऊ की जनता का स्नेह मुझे प्राप्त है, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। हैट्रिक तो प्राप्त होगी ऐसा मुझे पक्का विश्वास है। जितना मैं रायबरेली के लिए करूंगा उतना ही मैं अमेठी के लिए करूंगा। आप हमारे हो, आप मेरे हो, परिवार का रिश्ता है। यहाँ पर वोट पड़ने से पहले ही खानदान का पूरे बिस्तर बांध दिया वोटर। 2019 में जो हश्र हुआ इस बार फिर होने वाला था, इसलिए राहुल जी ने सीट छोड़ दी। अमेठी वाले वोट नहीं देने जा रहे हैं, वो हमेशा हमेशा के लिए स्मृति हो जाएंगी। ये चर्चित चेहरों के चुनाव का चरण है। महात्मा ज्योतिबा फुले की, ये पार्टियों की प्रतिष्ठा के चुनाव का चरण है। छत्रपति शिवाजी महाराज की। किशोरी जी को जिताइए भारी बहुमत से कम 4-5 लाख से किशोरी जी को जिताइए। बीजेपी की साधारण कार्यकर्ता को हराने के लिए पूरा खानदान चाहिए, पूरा इकोसिस्टम चाहिए, पूर्व मुख्यमंत्री भी चाहिए। तो आप सोचिए एक साधारण कार्यकर्ता की बीजेपी में कितना कौशल होगा, संगठन की कितनी शक्ति होगी। जब चुनाव की हार जब दिखाई देने लगती है तो स्वाभाविक है वो आक्रामकता भी दिखाई देगी, वो बौखलाहट भी दिखाई देगी। तमाम तंजीमें जो है ये सब बीजेपी के इशारे पर चलते सिर्फ और सिर्फ इनका निशाना जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है। यूपी में विरासत की सियासत में चुनाव का चरण है। बंगाल बिहार में टकराव की राजनीति में चुनाव का चरण है। महाराष्ट्र में पावर और परिवार की पॉलिटिक्स में चुनाव का चरण है। पांचवें चरण का चुनाव एनडीए और गठबंधन इंडिया के बीच टाइट फाइट का चुनाव है। व्यक्तिगत छवियां दांव पर है, विचारधाराएं दांव पर है। गठबंधन इंडिया की पूरी ताकत सत्ता में वापसी के लिए इन आखिरी चरणों में अपने दम खम को तोलने का चुनाव है। पर चुनाव के इन स्लॉग ओवर्स में बीजेपी के लिए ज्यादा से ज्यादा सीटें बटोरकर जीत की हैट्रिक की ओर बढ़ने का प्रेशर भी है। पांचवें चरण के चुनाव में उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, ओडिशा की 5, बिहार की 5, झारखंड की 3, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की एक सीट शामिल है। 2019 के पिछले लोकसभा चुनाव में पांचवें चरण की इन 49 सीटों में से अकेले बीजेपी की 32 सीटें सहित एनडीए ने कुल 41 सीटें जीती थी। यूपी में एक रायबरेली छोड़कर कांग्रेस को शेष 7 राज्यों में एक भी सीट नहीं मिली थी। 4 चरण में इंडी अलायंस का सुपड़ा साफ हो गया और मोदी जी पूर्ण बहुमत प्राप्त कर तेज गति से 400 की ओर आगे बढ़ने का काम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी करेगी। इस बार अगर देखा जाए तो यूपी में रायबरेली से राहुल गांधी, अमेठी में स्मृति ईरानी, लखनऊ से राजनाथ सिंह, मुंबई नॉर्थ से पीयूष गोयल, बिहार सारण से राजीव प्रताप रूडी, हाजीपुर से चिराग पासवान वो विशिष्ट सीटें मानी जा सकती हैं जिन पर सबकी निगाहें लगी रही। जिस तरीके से बिहार में इस बार 40 की 40, पिछली बार 1 सीट हम लोग चूक गए थे, इस बार वो भी हम लोग जीतेंगे। मुंबई की 6 की 6 सीट मोदी जी की झोली में जाएंगी, महाराष्ट्र से 42 से अधिक सीटें मोदी जी की झोली में जाएंगी और देश अब की बार मोदी सरकार। 2019 के मुकाबले कई जगहों पर परिस्थितियां बदली हैं। महाराष्ट्र में शिवसेना 2 हिस्सों में बटी, एनसीपी 2 हिस्सों में बटी, यूपी में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ आए हैं। इन 2 बड़े राज्यों में ही सबसे अधिक सीटों पर पांचवें चरण में चुनाव हो रहा है। यूपी में 14, महाराष्ट्र में 13।
बदली परिस्थितियां एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए नई चुनौतियां पेश करेंगी, लेकिन एनडीए का अधिकतम सीटों पर कब्जा है तो उसके सामने चुनौती अधिक रहेगी, पुराना रिकॉर्ड बचाने और नई सीटों को जोड़ने की चुनौती। जिस क्षेत्र में चुनाव होने वाला होता है उसके हिसाब से सियासत भी बदलती है, पार्टियों का मिजाज भी बदलता है और बदल जाते हैं मुद्दे भी। 5वें चरण से पहले ऐसे ही मुद्दों पर एक नजर डालते हैं। पर्सनल लॉ को आप आगे बढ़ाएंगे तो क्या ये देश अब शरिया के आधार पर चलेगा? मुझे इस चुनाव को हिंदू मुसलमान पे नहीं लड़ना है, मुझे इस चुनाव को बिजली, पानी, रोजगार, महंगाई पे लड़ना है। कांग्रेस पहले से ही आधार बना रही थी, मुस्लिम को एससी अनुसूचित जाति घोषित कर मुसलमानों को एससी आरक्षण की वैधता दिला दी जाए। आपको कुछ कहना है, वोट लेना है तो आपके काम पे वोट लो ना। আমি দিল্লির কথা বলছি, ইন্ডিয়া জোটকে নেতৃত্ব দিয়ে বাইরে থেকে সব রকম সাহায্য করে আমরা সরকার গঠন করে দেব। जब तक मोदी है सीएए कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। আমার ইচ্ছে সর্বধর্ম সমন্বয়, আমার ইচ্ছে আপনাদের নিরাপত্তা, আপনাদের জীবন, নো এনআরসি, নো ক্যাশ, नो यूनिफॉर्म सिविल कोड। सीएए के मुद्दे पर सबसे अधिक ममता बनर्जी केंद्र सरकार पर हमलावर रही हैं। 5वें चरण के अहम चुनाव से पहले सरकार ने सीएए के तहत 300 शरणार्थियों को नागरिकता दी, जिनमें से 14 लोगों को भारत की नागरिकता के प्रमाण पत्र भी सौंप दिए। सीएए के जिस मुद्दे को लेकर बीते 5 साल राजनीति चलती रही, 5वें चरण से पहले वो मुद्दा बड़ा बनता दिख रहा है। एक और तो दीदी आप घुसपैठ करा रही हो और घुसपैठियों को घुसा रही हो, और दूसरी ओर शरणार्थियों की नागरिकता का विरोध करती हो। चाहे कुछ भी हो जाए सीएए नहीं होगा। ये किसी भी हद तक जा सकते हैं जी, इनका ट्रैक रिकॉर्ड ही ऐसा है। इनके लिए देश वेश कुछ नहीं है भाई, उनके लिए तो उनका परिवार और पावर, यही उनका खेल है। सपा कांग्रेस वाले सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेजेंगे और मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। राम मंदिर का मुद्दा पिछले 4 चरण के मतदान तक निर्माण और न्योता ठुकराने तक था, लेकिन अब मुद्दा और पैना हो चुका है। इन लोगों ने मंदिर को तो रोक कर रखा, प्राण प्रतिष्ठा में न जाकर भगवान प्रभु श्री राम का अपमान करने का काम इन्होंने किया है। हिंदुस्तान की राष्ट्रपति आदिवासी है, उनको कहा गया कि आप राम मंदिर के इनॉग्रेशन में नहीं आ सकती, मना कर दिया उनको। राष्ट्रपति को मना किया, क्यों? क्योंकि वो आदिवासी थे। कांग्रेस के नेता मणिशंकर अय्यर कहते हैं पाकिस्तान को सम्मान दो, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर न मांगो, क्योंकि उनके पास एटम बम है। अरे राहुल बाबा, डरना है तो डरो, हम तो भाजपा वाले हैं, भाजपा वाले हैं। मैं आज बताकर जाता हूं, नरेंद्र मोदी हमारे नेता है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का था, है और रहेगा। इस पर हमारे दावे को कोई हिला नहीं सकता। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर पीओके। 5वें चरण के चुनाव से पहले पाकिस्तान का मुद्दा धीरे से आया और पीओके तक चला गया। राष्ट्रवाद हमेशा चुनाव में जगह पाता है,
इस बार 5वें चरण से पहले जोर पकड़ रहा है। कांग्रेस के लोग कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके। बहन भाइयों, 3 साल पहले ही रक्षा मंत्री के रूप में देश की सेना के जवानों अधिकारियों को संबोधित करते हुए मैंने कहा, पीओके के बारे में हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। पीओके में ऐसे हालात बनते जा रहे हैं वहां की पाकिस्तान की सरकार के कारण कि कुछ देर में पीओके के लोग ही मांग करेंगे कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं। तो पाकिस्तान को पाक अधिकृत कश्मीर को बचाना मुश्किल हो रहा है। आप देखना, चुनाव के बाद मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने दीजिए। अगले 6 महीने के अंदर आप देखेंगे कि पाक अधिकृत कश्मीर भी भारत का हिस्सा हुआ। ये इसके लिए हिम्मत चाहिए होती है, हिम्मत। मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा बीते 4 चरणों में भी सुनाई देता रहा, लेकिन 5वें चरण के मतदान से पहले इसने काफी तेजी पकड़ ली। कि मोदी जिंदा है तब तक जो संविधान सभा की मूल भावना है कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं होगा, मैं इसके लिए लड़ाई लड़ूंगा, मेरी जान खपा दूंगा मैं इसके लिए। धर्म के आधार पर आरक्षण, धर्म के आधार पर आपने देश को बांट दिया एक बार, अभी धर्म के आधार पर आप ये करोगे क्या? सिर्फ अपना पद बना रहे, चेयर मिलती रहे, इसलिए ये खेलते करोगे? हिंदू मुस्लिम की राजनीति चुनाव में तीखी होती जाती है। 5वें चरण के चुनाव से पहले ये और स्पष्ट हुआ। कांग्रेस और उसके साथी दलों ने क्या किया? जो डेवलपमेंट का बजट होता है, उस बजट में भी दरार कर दी भाइयों। उसमें भी बंटवारा करने के लिए सोचा और उन्होंने कहा अब बजट होगा हिंदू बजट, मुस्लिम बजट। ये इन्होंने सोचा था। ये सिर्फ झूठ फैलाते हैं। आज तो ये हद हो गई है कि कल प्रधानमंत्री जी ने बोला कि मेरे पहले के सारे बयान गलत थे। वो 10 सालों से राजनीति कर रहे हैं धर्म के आधार पर। हर चुनाव को हिंदू मुसलमान बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? बनाते हैं। कल ये कहते हैं कि मैंने कभी ऐसा नहीं किया, कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं इस पद को रखने के मैं लायक ही नहीं हूं। तो 10 सालों से क्या कर रहे थे आप? 5वें चरण में ओडिशा में मुद्दे अलग, बिहार में अलग, यूपी में अलग, महाराष्ट्र में अलग, लेकिन लक्ष्य एक ही है हर पार्टी का, और वो है ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने का, ताकि दिल्ली की लड़ाई में दावेदारी मजबूत की जा सके। पांचवें चरण के चुनाव में वीवीआईपी सीटों पर भी नजर रहेगी। अमेठी और रायबरेली का चुनाव इसी चरण में होना है। कांग्रेस पार्टी लगातार यहां पर फंसी रही कि किसे उम्मीदवार के तौर पर उतारे। आखिरी समय यह तय हुआ कि नामांकन कौन दाखिल करेगा। अमेठी और रायबरेली केवल सीटें नहीं होती हैं, ये पूरे देश की राजनीति के लिए संकेत भी है। राहुल गांधी छोड़ के स्मृति ईरानी को कोई भी हरा सकता है। इसका मतलब राहुल गांधी अंततोगत्वा कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हिसाब से अच्छे नेता नहीं है, कमजोर नेता है स्मृति ईरानी के साथ। यही कांग्रेस का कथन है। अमेठी चमकता हुआ सितारा हो, पूरी दुनिया में आपका नाम हो, और जो पहले विकास होता था वही विकास एक बार फिर अमेठी में हो। जब हम संकट में रहे हैं तो अमेठी और रायबरेली की जनता हमारे साथ खड़ी रही हमेशा, और ये हम बिल्कुल भूल नहीं सकते। 5 वर्ष में जितना दौरा अमेठी लोकसभा क्षेत्र का किया, कांग्रेस की 4 पीढ़ियां उतना दौरा संयुक्त रूप से नहीं कर पाई थी। 5वें चरण में यूपी की 14 सीटों पर वोटिंग होनी है। वैसे तो हर सीट हाई प्रोफाइल है, लेकिन अमेठी और रायबरेली पर सबकी निगाहें लगी हैं।
गांधी परिवार और बीजेपी की ललकार के चलते ये दोनों सीटें पूरे 5वें चरण की हॉट सीट बन चुकी हैं। लोगों को खुशफहमी है कि यहाँ पर कोई कैंडिडेट लड़ता है, यहाँ कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम लड़ता है और पार्टी इसको अपनी नाक का सवाल बना देती है। तो 2019 में जो हश्र हुआ इस बार फिर होने वाला था, इसलिए राहुल जी ने सीट छोड़ दी। रायबरेली से कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी मैदान में हैं और उन्हें टक्कर दे रहे हैं बीजेपी के दिनेश प्रताप सिंह। अमेठी में गांधी परिवार से तो कोई मैदान में नहीं है, लेकिन गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे किशोरी लाल शर्मा बीजेपी की कद्दावर नेता स्मृति ईरानी को चुनौती दे रहे हैं। 2014 में रायबरेली से सोनिया गांधी ने 3.5 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीता था। सामने थे बीजेपी के प्रत्याशी अजय अग्रवाल। 2019 में बीजेपी ने दिनेश प्रताप सिंह को प्रत्याशी बनाया। सोनिया ये चुनाव 1,67,000 वोटों से ही जीत सकी थी। 2 चुनावों में बीजेपी का वोट शेयर बढ़ा है, जिससे बीजेपी को रायबरेली से जीत की उम्मीद है। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें हैं। इनमें सरेनी, ऊंचाहार, बछरावा, हरचंदपुर सीट पर समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। सदर सीट बीजेपी के पाले में है। ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी विधायक मनोज पांडे अब भाजपा के खेमे में हैं। कांग्रेस को समाजवादी पार्टी का समर्थन प्राप्त है। इसका क्या असर पड़ेगा रायबरेली सीट पर, इस पर भी सबकी नजर रही। अमेठी की लड़ाई सिर्फ 2 चेहरों के बीच नहीं लड़ी जा रही, बल्कि सत्ता और विपक्ष के 2 सबसे बड़े ध्रुवों के बीच लड़ी जा रही है। लड़ लेते, उनको खुद भी तो एहसास हुआ होगा कि नहीं जीत पा रहे, इसलिए तो नहीं लड़े। देखिए, जब उन्होंने कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित किया तब हैशटैग क्या चलाया था, औकात का ना, यही तो किया था उन लोगों ने ऑनलाइन। वो तो ये दिखाएंगे ना कि आपको कोई भी आके हरा सकता है। ठीक है, इसका मतलब राहुल गांधी छोड़ के कोई भी हरा सकता है, यही कह रहे हैं। लेकिन मैं कहती हूँ कांग्रेस पार्टी क्या कहना चाहता है, मुझे कोई भी हरा सकता है सिवाय राहुल गांधी के, यही कह रही है कांग्रेस पार्टी। घर की सीट संभालने गए बाबा, ये कौन सी सीट थी फिर? 19 तक तो कह रहे थे हमारे घर की सीट है, अभी 24 में भी कह रहे हैं हमारे घर की सीट है। बेसिकली आपके इस वाक्य से ये लगता है कांग्रेस पार्टी के खुद के नेता बोल रहे हैं राहुल गांधी छोड़ के स्मृति ईरानी को कोई भी हरा सकता है। इसका मतलब राहुल गांधी अंततोगत्वा कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हिसाब से अच्छे नेता नहीं है। 25 साल में ये पहली बार है जब अमेठी से गांधी परिवार का कोई सदस्य चुनाव नहीं लड़ रहा। कांग्रेस की तरफ से किशोरी लाल शर्मा मैदान में है। किशोरी लाल शर्मा 1983 में पंजाब से अमेठी आए थे और तब से ही गांधी परिवार के बेहद करीबी हैं। सोनिया गांधी के सांसद प्रतिनिधि भी लगातार रहे हैं। बीजेपी की तरफ से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी अमेठी से लड़ रही हैं। स्मृति ईरानी 2014 में राहुल गांधी से अमेठी का चुनाव हार गई थी, लेकिन 2019 में उन्होंने राहुल गांधी को हरा दिया था। बीजेपी अमेठी और रायबरेली के लिए पूरी ताकत झोंक चुकी है, तो दूसरी तरफ गांधी परिवार अमेठी और रायबरेली से दशकों पुराने संबंधों का हवाला देकर दोनों सीटों पर नए सियासी समीकरण तलाश रहा है। हम अमेठी में एक बार फिर सच्चाई की राजनीति और सेवा की राजनीति वापस लाना चाहते हैं। ये लोग चुनाव को धनबल पे लड़ते हैं, हम जनता के बल पर लड़ेंगे। अमेठी नहीं, वो रायबरेली से लड़ रहे हैं और आपकी पार्टी कह रही है वहां से भाग गए। इस पर आपका क्या नजरिया है? उनकी माँ की सीट थी। देखिए, कोई भी सीट माँ या बाप की नहीं होती है, देश की जनता तय करती है। गांधी परिवार ने आप लोगों को भी आदत डाल दी है, माँ की सीट थी, बाप की सीट थी, इसकी सीट थी, वो तो जनता तय करती है जी। कैसे माँ की सीट थी? इटली से लेकर आए थे क्या? कोई सीट किसी की नहीं होती है, देश की जनता तय करती है कि यहां से कौन उनका जनप्रतिनिधि होगा। रायबरेली राहुल गांधी के दादा फिरोज गांधी, दादी इंदिरा गांधी और मां सोनिया गांधी की कर्मभूमि है, और अमेठी चाचा संजय गांधी, पिता राजीव गांधी, मां सोनिया और खुद राहुल गांधी का निर्वाचन क्षेत्र रहा है। अमेठी और रायबरेली की सियासत में गांधी परिवार की लंबी विरासत शामिल है। लोकतंत्र में निर्णय जनता करती है और जनता 20 मई को वोट डालकर अपना कर्तव्य निभाने जा रही है। चुनाव के बीचों बीच प्रचार के लिए अरविंद केजरीवाल की रिहाई भी हुई। जमकर आक्रामक वो भारतीय जनता पार्टी पर हुए, लेकिन इसी के बीच स्वाति मालीवाल का मुद्दा भी सामने आ गया, जिसपे आम आदमी पार्टी
बैकफुट पर जाती हुई दिखी। चुनावों पर क्या इसका असर पड़ेगा? दिल्ली में मतदान छठे चरण में जरूर है, लेकिन 5वें चरण के चुनाव से पहले ही यहाँ राजनीति गरमाई हुई है। विवाद के केंद्र में एक बार फिर है अरविंद केजरीवाल। दिल्ली, हरियाणा, यहाँ दोस्ती और पंजाब में कुश्ती, ये दौर कब तक चलेगा? दुनिया देख रही है कि कैसे एक भ्रष्टाचारी दूसरे भ्रष्टाचारी को कवर दे रहा है। प्रधानमंत्री जी ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से खत्म करने और कुचलने का इरादा बनाया है, क्रश करने का इरादा बनाया है। उसके लिए इन लोगों ने एक ऑपरेशन चालू किया है अपने अंदर, जिसका नाम है ऑपरेशन झाड़ू। केजरीवाल जेल से जमानत पर बाहर आकर चुनाव प्रचार में लगे ही थे कि एक दूसरी मुश्किल ने उनको घेर लिया। स्वाति मालीवाल मामले में आज दिल्ली पुलिस सीएम आवास पहुंची और सीसीटीवी का डीवीआर जब्त करके ले गई। पुलिस का दावा है कि उसको घटना का सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला था। इससे पहले शनिवार को केजरीवाल के सचिव विभव कुमार को सीएम आवास से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। अपने पीएस की गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता प्रधानमंत्री आवास के सामने जाकर प्रदर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस ने रास्ते बंद कर दिए थे। लेकिन इस पूरे मुद्दे पर सियासी माहौल गरमाया हुआ। संदेश खली की घटना हो या शीश महल के अंदर मुख्यमंत्री निवास में एक राज्यसभा की महिला सांसद की अपनी ही पार्टी के मुख्यमंत्री के घर पे पिटाई हो, इससे शर्मनाक घटना क्या होगी? लात घूसे खाने पड़े, अभद्र भाषा का प्रयोग होता हो और उसके बाद धक्के देके घर से निकाला जाए, इससे पता चलता है आम आदमी पार्टी में महिलाओं का मान सम्मान कितना है। षड्यंत्र है जो भारतीय जनता पार्टी ने रचा है। स्वाति मालीवाल जी का जो एसीबी में केस चल रहा है, उसको इस्तेमाल करके स्वाति मालीवाल जी को इस पूरे षड्यंत्र का चेहरा बनाया गया होगा। उनका इलीगल रिक्रूटमेंट वाला केस, उसमें चार्जशीट भी हो गई है, अब वो कन्विक्शन के पास पहुंच रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है। केजरीवाल इसका दोष प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी को दे रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी केजरीवाल के हर आरोप का खंडन कर रही है। इस ऑपरेशन झाड़ू के तहत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं को गिरफ्तार किया जाएगा, गिरफ्तार किया जा रहा है। आने वाले समय में आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट्स को सीज किया जाएगा। ईडी का वकील ऑलरेडी कोर्ट में ये बयान दे चुका है कि चुनाव के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के बैंक अकाउंट सीज किए जाएंगे और आम आदमी पार्टी को दफ्तर खाली करा के आम आदमी पार्टी को सड़क पे लाया जाएगा। ये तीन प्लान इन्होंने बनाए हैं। अपने पाप को छुपाने के लिए इस तरीके का आरोप लगाना, ये केजरीवाल का चरित्र है, ये उसकी टैक्टिक्स है, ये उसका सोच का तरीका है। और मैं कहना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी ने राजनीति के स्तर को बहुत नीचे ला दिया, बहुत नीचे ला दिया। ये बहुत दुखदाई बात है। आपके घर में घटनाएं घटती हैं, आप उस पर एक शब्द नहीं बोलते हो और दूसरों के ऊपर आप आरोप लगाते हो। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चुनाव में इसका कोई असर पड़ेगा? दरअसल सीएम हाउस कथित पिटाई कांड के कई मायने हैं। लोकसभा के 4 चरणों की वोटिंग हो चुकी है और 5वें की होने वाली है। अरविंद केजरीवाल पहले चरण से ही जेल में थे। 4 चरण उनकी गैर मौजूदगी में निकल गए और अब जेल से बाहर आते ही महिला सांसद की पिटाई कांड ने उनको और उनकी पार्टी को घेर लिया है। दिल्ली की 7 सीटों की वोटिंग होनी अभी बाकी है, जो कि छठे चरण में है। इसी तरह पंजाब में भी वोटिंग बाकी है, जहां आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां 7वें चरण में वोटिंग होगी। इस मामले को लेकर शायद केजरीवाल इसीलिए ज्यादा परेशान है। देखिए, ये बड़ा आसान सा तरीका है, आप आरोप लगा दें और फिर अपना पल्ला झाड़ लें। मूल बात यह है कि मुख्यमंत्री खुद इसमें इन्वॉल्व है। मुख्यमंत्री के कहने पर विवेक कुमार ने उनकी पिटाई की, ये पहली पीसीआर कॉल में रिकॉर्डेड है। अब उससे ध्यान भटकाने के लिए सब कर रहे हैं, ये सब नौटंकी, ये सब जो मामला कर रहे हैं इसलिए कर रहे हैं कि हमको अरेस्ट कर लो, ये सब कर लो। ये क्योंकि उनको पता है कि विवेक कुमार से जब पूछताछ होगी तो वो कहेगा कि मैंने वह सबका सब केजरीवाल साहब के कहने पे किया। पार्टी के तमाम बड़े नेता गिरफ्तार किए गए, क्या संजय सिंह, क्या मनीष सिसोदिया, क्या सत्येंद्र जैन, क्या अरविंद केजरीवाल। कल उनके प्राइवेट सेक्रेटरी को भी जेल भेज दिया गया।
तो अगर प्रधानमंत्री को इतनी नफरत है आम आदमी पार्टी से और उनको लगता है कि आम आदमी पार्टी के सब नेताओं को जेल भेज के वे आम आदमी पार्टी को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे, तो उनकी भूल है। अब समझ में आया है 4 कहने के बाद। देखा जाए तो स्वाति मालीवाल मामले ने केजरीवाल को बैकफुट पर डाल दिया है। अखिलेश के साथ केजरीवाल की ज्वाइंट पीसी में केजरीवाल के चेहरे पर तनाव साफ नजर आ रहा है। बहरहाल इस पूरे मामले ने दिल्ली और देश की राजनीति में उथल-पुथल मचा दी है। चुनाव के बीचों बीच इंडिया गठबंधन के साथियों के लिए भी एक बड़ी समस्या खड़ी हुई। यूं तो ममता बनर्जी ने बंगाल की सीटों को लेकर अपना स्टैंड पूरी तरीके से साफ रखा था, लेकिन उनके एक बयान ने हलचल मचा दी। ममता बनर्जी ने कहा कि चाहे इंडिया गठबंधन केंद्र में सरकार में आ जाए, वो बाहर से उसे समर्थन देंगी। लोकसभा चुनाव का 5वां चरण आते आते अलग अलग राज्यों में राजनीतिक हलचल तेज हो रही है। पश्चिम बंगाल में 5वें चरण के चुनाव की सरगर्मियां तेज हैं, तो राजनीतिक बयानों के नए मायने भी निकल रहे हैं। अब की बार ताजा बयान ममता बनर्जी का है। इंडिया জোট के नेतृत्व दिए বাইরে থেকে सब रकम সাহায্য করে আমরা सरकार गठन করে দেব। मतलब यही देख लीजिए कि अभी अंदर से जाने की बात भी नहीं कर रहे हैं, सरकार का पता नहीं है, अभी से आउटसाइड शुरू हो गया, ये कभी इनसाइड नहीं होगा। बार बार हम बोल रहे हैं कि इंडिया अलायंस की नीति ही क्लियर नहीं है, इन लोगों की नीयत ही क्लियर नहीं है। एक आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है और पंजाब में उन्हीं के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। ममता बनर्जी जी जिनके खिलाफ चुनाव लड़कर जीत कर आएंगी, जीतने के बाद उन्हीं को समर्थन देने की बात कर रही हैं। तो ये भानुमति का कुनबा नहीं है तो और क्या है? किसी पे कोई नीति नहीं है, किसी की कोई नीयत नहीं है, किसी की कोई विचारधारा नहीं है। सबको महत्वाकांक्षा है कि एक दूसरे का गला काटकर कैसे हम सत्ता के समीप पहुंच जाए। दिलचस्प ये है कि ममता बनर्जी और उनकी पार्टी के नेताओं ने गठबंधन में बात नहीं बनने का सारा ठीकरा हमेशा अधीर रंजन चौधरी पर फोड़ा। कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व पर उंगली नहीं उठाई। कांग्रेस नेतृत्व ने भी ममता के अकेले चुनाव लड़ने को गंभीरता से लेते हुए पश्चिम बंगाल में कोई चुनावी रैली नहीं की, यानी दोनों तरफ से दरवाजे बंद नहीं किए गए। मैं उनसे भरोसा नहीं करते, गठबंधन छोड़ के भागी उन्होंने, उनकी बातों पे कोई भरोसा नहीं। अगर बीजेपी की तरफ ज्यादा भारी रहे तो वो उस तरफ भी जा सकते। मुझे उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं कि गठबंधन तोड़ने वाली ममता बनर्जी, सबने देखा है। बहरहाल बयानों के बदलते मायने, जुबानी जंग, आरोप प्रत्यारोपों के बीच पश्चिम बंगाल में 20 मई को 3 जिलों की 7 सीटों पर चुनाव होने हैं। इनमें उत्तर 24 परगना में बोनगांव और बैरकपुर, हुगली जिले में श्रीरामपुर, हुगली और आरामबाग और हावड़ा जिले में हावड़ा और उलूबेरिया में मतदान होगा। 2019 में तृणमूल कांग्रेस ने इन 7 निर्वाचन क्षेत्रों में से 4 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी की झोली में 3 सीटें गई थीं। बीजेपी ने बोनगांव, बैरकपुर और हुगली में जीत हासिल की थी, जबकि टीएमसी ने हावड़ा, उलूबेरिया, श्रीरामपुर और आरामबाग में जीत हासिल की थी। 2019 के चुनावों को देखा जाए तो सबसे ज्यादा 80.13% मतदान पश्चिम बंगाल में ही हुआ था। 2019 में टीएमसी और बीजेपी ने सभी 42 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। कांग्रेस ने 40 और सीपीएम ने 31 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे थे। टीएमसी 43.7% वोट शेयर के साथ 22 सीटें जीतने में सफल रही थी और 19 सीटों पर टीएमसी के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे। 42 लोकसभा सीटों में से बीजेपी ने पहली बार 18 सीटों पर जीत हासिल की थी। 5वें चरण का चुनाव इसलिए भी पश्चिम बंगाल में खास हो जाता है क्योंकि यहाँ उन इलाकों में चुनाव है जहाँ CAA का मुद्दा गरमाया हुआ है। बांग्लादेश की सीमा से लगा बोनगांव CAA के तहत नागरिकता की मांग को लेकर मतुआ समुदाय के आंदोलन का केंद्र रहा है। 11 मार्च को गृह मंत्रालय ने CAA के नियमों को अधिसूचित किया ताकि मतुआ समाज के लोग नागरिकता के लिए आवेदन कर सकें। कांग्रेस ने इनकी कभी सूद नहीं ली क्योंकि ये कांग्रेस के वोट बैंक नहीं थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने CAA का मुद्दा अपने भाषणों में उठाया है, तो ममता बनर्जी ने इसकी पुरजोर मुखालिफत की है। जब तक मोदी है
सीएए कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा। আমার ইচ্ছে সর্বধর্ম সমন্বয়, আমার ইচ্ছে আপনাদের নিরাপত্তা, আপনাদের জীবন, নো এনআরসি, नो कैश, नो यूनिफॉर्म सिविल कोड। बहरहाल पश्चिम बंगाल में चौथे चरण के मतदान में हिंसा की छिटपुट घटनाएं देखी गई थीं। इसलिए चुनाव आयोग ने इस बार पिछले चरण की तुलना में अधिक केंद्रीय बलों की 650 कंपनियों को तैनात करने की योजना बनाई है। दिलचस्प है महाराष्ट्र की राजनीति। एक ही पार्टी के दो धड़े जब एक दूसरे के सामने चुनाव लड़ते हैं तो वो तस्वीर ही अलग होती है और राजनीतिक विश्लेषक भी चकरा सकते हैं। और यहाँ तो दो पार्टियों के दो धड़े आमने सामने रहते हैं। तो महाराष्ट्र की कौन सी सीटों पर वोटिंग इस बार हो रही है और किस तरह का मुकाबला चल रहा है वो भी दिखाते हैं। सेना की पहचान यहाँ घुसपैठियों के खिलाफ खड़े होने की थी। आज वही नकली शिवसेना सीएए का विरोध कर रही है। प्रधानमंत्री जी के उनके पास दिल होगा तो उनको कहिए कि पूछो दिल से जरा असली क्या है नकली क्या है। या देशामध्ये संसदीय लोकशाही पद्धती ही मोदींच्या उलट संकटात आली असं माझं स्वच्छ होतं। महाराष्ट्र का चुनावी रण 5वें चरण में एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। वैसे महाराष्ट्र में चुनाव की पहचान एनडीए या गठबंधन इंडिया के बीच से ज्यादा महायुति वर्सेस महाविकास अघाड़ी के बीच मानी जा रही है। महाराष्ट्र में 5वें चरण में 13 लोकसभा सीटों पर चुनाव है, जिसमें धुले, डिंडोरी, नासिक, कल्याण, पालघर, भिवंडी, ठाणे, मुंबई उत्तर पूर्व, मुंबई दक्षिण मध्य, मुंबई दक्षिण, मुंबई उत्तर पश्चिम और मुंबई उत्तर मध्य सीट शामिल है। 2019 में इन 13 में से 7 सीटें शिवसेना जीतने में कामयाब रही थी और बीजेपी 6 सीटें जीतने में सफल रही और एनडीए ने पूरी तरह से विपक्ष का सफाया कर दिया था। इस बार बदले हुए राजनीतिक समीकरण में एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की फाइट मानी जा रही है। सबसे ज्यादा प्रतिष्ठा बीजेपी की लगी है। खुद पीयूष गोयल की साख दांव पर लगी है। मोदी जी के कार्यकाल में लोगों में विश्वास बन गया कि मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और लोगों ने अनुभव किया है बढ़ती हुई आमदनी, लोगों ने अनुभव किया है देश का सम्मान पूरे विश्व में, लोगों ने अनुभव किया कि अब सुरक्षित है सब देशवासी। 2019 से हालात बहुत अलग हैं। अब शिवसेना 2 हिस्सों में बढ़ गई है। एक है उद्धव ठाकरे गुट वाली शिवसेना और दूसरी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना। इसी तरह एनसीपी भी शरद पवार और अजीत पवार के बीच बटी हुई है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना और शरद पवार की पार्टी कांग्रेस के साथ मिलकर चुनावी मैदान में है। बीजेपी एकनाथ शिंदे वाली शिवसेना और अजीत पवार के साथ वाली एनसीपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। तीर्थ की इस भूमि में यहाँ कभी बाला साहब ठाकरे और वीर सावरकर की हुंकार गूंजी थी, लेकिन आज विश्वासघाती अघाड़ी को देखकर उनकी आत्मा को कितना दुख होता होगा। ये नकली शिवसेना वाले इन्होंने बाला साहब को धोखा दिया। जो नवाज शरीफ का केक खाने वाले लोग मेरे हिंदुत्व के ऊपर सवाल कैसे उठा सकते हैं? और नरेंद्र मोदी जी की जैसी नकली डिग्री है वैसे उनके सर्टिफिकेट की कोई आवश्यकता नहीं है और उनसे कोई सर्टिफिकेट मांगा भी नहीं है। और जो गद्दार उन्होंने साथ लिए हैं उनको वो असली का सर्टिफिकेट देते हैं तो उसी में उनका झूठापन और जुमला सामने आता है ना, तो उनको वो कौन होते हैं मुझे सर्टिफिकेट देने वाले? इस चरण में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अलावा भारती पवार, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्रीकांत शिंदे और उज्जवल निकम जैसे दिग्गज मैदान में हैं। चुनाव में मुकाबला जोरदार है, इसीलिए चौथे चरण के मतदान के बाद बीजेपी ने पूरी ताकत झोंक दी। प्रधानमंत्री की 10 से ज्यादा रैलियां हुई। ताकत दोनों पक्ष दिखा रहे हैं। फैसला जनता का वोट करेगा।